Hello students, today we will start our political science first chapter democracy in the contemporary world। और इससे पहले कि मैं आपको चैप्टर बताऊं, इसमें आपको दो स्टोरी हैं जो ज़रूरी हैं कि वो सुननी चाहिए। तो पहली स्टोरी है, एक साउथ अमेरिका में कंट्री है चिली। देखिए इसकी लोकेशन, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और इसमें बिल्कुल पतला सा एक साउथ की साइड में बसा हुआ चिली देश है। ये एक यहाँ की कहानी है। यहाँ पर 1970s में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी और उसके प्रेसिडेंट थे साल्वाडोर एंदे। और 11 सितंबर 1973 को जो प्रेसिडेंट साल्वाडोर एंदे थे, उनकी गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका था मिलिट्री ने। एंदे वाज द फाउंडर लीडर ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिली, ये साउथ अमेरिका में, मेड कोलिशन गवर्नमेंट इन 1970 इलेक्शन। और उन्होंने जो गवर्नमेंट बनाई थी वो एक कोलिशन गवर्नमेंट थी। कोलिशन गवर्नमेंट उसको बोलते हैं जो दो या दो से ज़्यादा पार्टी से मिलकर बनाई गई हो, सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट ना हो। तो 1970s के इलेक्शन में उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई थी। ही टुक मैनी पॉलिसी डिसीजंस टू द हेल्प द पुअर एंड द वर्कर्स, रिफॉर्म्ड एजुकेशनल सिस्टम, रीडिस्ट्रीब्यूटेड द लैंड टू द लैंडलेस फार्मर्स। एंदे ने बहुत अच्छे काम किए अपनी गवर्नमेंट में। उन्होंने बहुत सारी जो डिसीज़न लिए हैं वो पुअर और वर्कर्स के फ़ायदे के लिए लिए। एजुकेशनल सिस्टम को दोबारा से ठीक किया और जो ज़मीनें थीं वो उन फार्मर्स को दी जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं थीं। तो ही वॉज अपोज टू foreign companies taking away national resources like copper from the country। उन्होंने फॉरेन कंपनीज, जो बाहर से कंपनीज आती थी और चिली की जो रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स थे, उनको यूज़ करती थी, उन्होंने उसका विरोध किया। जैसे कि उनके कंट्री में कॉपर बहुत ज़्यादा निकलता था, तो उसके लिए उन्होंने मना किया कि बाहर की कंपनीज़ को ना देकर हम अपनी कंपनीज़ को ही देंगे। He was opposed by the landlords, the church, some political parties। और उनकी जो ये पॉलिसीज़ थी उनका विरोध किया गया, जो कि बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, ज़मींदार लोग थे, चर्च और कुछ पॉलिटिकल पार्टी। 11 सितंबर 1973 देयर वाज अ मिलिट्री कू लेड बाय जनरल अगस्टो पिनोशे। और 11 सितंबर 1973 को वहाँ पर एक मिलिट्री कू हुआ जिसका लीडर थे जनरल अगस्टो पिनोशे। द मिलिट्री टुक ओवर द सी पोर्ट्स, अरेस्टेड डिफेंस एंड आस्क्ड द प्रेसिडेंट टू रिज़ाइन। मिलिट्री ने लगभग सभी जगह पर कब्ज़ा कर लिया, सी पोर्ट्स पर, डिफेंस को अरेस्ट कर लिया और प्रेसिडेंट से कहा कि वो रिज़ाइन दें। उस दिन एंदे ने अपनी लास्ट स्पीच रेडियो पर दी थी और नेक्स्ट डे एक मिलिट्री हमले में वो मारे गए थे। उनके घर पर जो था वो मिलिट्री ने बॉम्ब गिराने शुरू की थे, जिसमें उनकी डेथ हो गई थी। आफ्टर हिज डेथ पिनोशे बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ चिली फॉर नेक्स्ट 17 ईयर्स एंड एस्टेब्लिश्ड अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप। एंदे के मरने के बाद पिनोशे ने प्रेसिडेंट बनकर वहाँ पर एक डिक्टेटरशिप चलाई और लगभग 17 ईयर्स तक उसने वहाँ राज किया। पिनोशे इम्यूड, टॉर्चर्ड और किल्ड हु अपोज्ड हिम। पिनोशे को जिसने भी अपोज किया, जिसने भी पिनोशे का विरोध किया, उसने या तो उसे जेल में डाल दिया या उसे टॉर्चर किया या उसको मार डाला। इंक्लूडिंग दीज जनरल अल्बर्टो बशेले ऑफ एयरफोर्स एंड मैनी ऑफिसर्स वर ऑल्सो किल्ड एंड हिज वाइफ एंड डॉटर वर पुट इन प्रिजन एंड टॉर्चर। तो जो मारे गए और सताए गए लोगों में से एक एयरफोर्स के जनरल थे अल्बर्टो बशेले, उनको और उनके साथियों को मार दिया गया और उनकी वाइफ और डॉटर को जेल में डाल दिया गया और टॉर्चर किया गया। पिनोशे's rule came to an end when he decided to hold a
रेफरेंडम इन 1988। पिनोशे का रूल तब ख़त्म हुआ जब उसने डिसाइड किया कि वो एक रेफरेंडम लेगा 1988 में। रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम होता है एक सिंगल वोट जिसमें पूरे देश से एक सवाल पूछा जाए कि भाई क्या जो अगस्टो पिनोशे है उनको आगे भी ऐसे ही बने रहना चाहिए, तो उसमें हाँ या ना एक सिंगल वोट से ही काम चल जाता है। तो ऐसा जो रूल होता है, रेगुलेशन होता है, ऐसा कोई प्रपोज़ल होता है, उसको रेफरेंडम बोला जाता है। तो दिस वाज अ डायरेक्ट आस्किंग टू द पीपल इफ़ दे वांटेड टू कंटिन्यू हिज रूल, बट द पीपल ऑफ चिली सेड नो टू पिनोशे। तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि ये एक सीधी हाँ या ना वाला क्वेश्चन था कि भाई क्या पिनोशे को ऐसे ही रूल करते रहना चाहिए, लेकिन चिली की जनता ने उनको मना कर दिया। Political freedom was restored and army's rule in the country government has been eliminated. पॉलिटिकल फ्रीडम वापस मिली लोगों को, और जो आर्मी का रोल था कंट्री में गवर्नमेंट की तरह, उसको ख़त्म किया गया। मिशेल बशेले वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ चिली इन जनवरी 2006। और जो मैंने आपको पहले बताया था कि एक अल्बर्टो बशेले थे, उनकी बेटी को जेल में डाल दिया गया था, वही बाद में चिली की प्रेसिडेंट बनी जनवरी 2006 में। तो यहाँ आपने एक चीज़ नोट की कि पहले गवर्नमेंट थी लोगों की बनाई हुई, फिर मिलिट्री ने रूल किया, और उसके बाद फिर से लोगों की गवर्नमेंट आई। आइए एक स्टोरी और देखते हैं। ये है डेमोक्रेसी इन पोलैंड। पोलैंड एक कंट्री है छोटा सा जो कि यूरोप में है। मैं इसकी लोकेशन आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, रेड कलर का पोलैंड है, और ये यूरोप का नक्शा है। साथ में स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, यूक्रेन, इस तरह के कंट्री हैं। तो बहुत बड़ा कंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। तो पोलैंड में देखिए क्या हुआ। इन 1980 पोलैंड वॉज रूल्ड बाय द पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। इट वॉज अ कम्युनिस्ट पार्टी। 1980s में पोलैंड में एक पार्टी का रूल था जिसका नाम था पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, और ये एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। सेवरल कंट्रीज ऑफ ईस्ट यूरोप वर रूल्ड बाय मेनी कम्युनिस्ट पार्टीज एंड नो अदर पार्टी वॉज अलाउड। तो ये वो टाइम था जहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज़ में कम्युनिस्ट पार्टी का रूल था, और कम्युनिस्ट की एक खासियत है कि वो दूसरी पार्टी को अपने सामने आने ही नहीं देते। पीपल कुड नॉट फ्रीली चूज़ द लीडर्स और गवर्नमेंट। दोज हु स्पोक अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर पुट इन प्रिजन। तो उस टाइम लोगों को वहाँ पर खुलकर बोलने की आज़ादी नहीं थी, और जो कोई ऐसा करता था तो उसको जेल में डाल दिया जाता था। The government of Poland was supported and controlled by the government of Soviet Union, USSR। तो पोलैंड की जो गवर्नमेंट थी उसको सपोर्ट था USSR का, और वही उसको कंट्रोल करता था, क्योंकि USSR उस टाइम कम्युनिस्ट का जो एक तरह से आप समझिए राजा था। इसने लगभग 15 कंट्रीज़ को अपने अंडर में ले रखा था। In Poland, all the factories and big properties were owned by the government। कम्युनिस्ट की एक खासियत ये होती है कि ये सारे रिसोर्सेज अपने हाथ में रखते हैं, और इनका फ़ायदा सीधे अपने लोगों को पहुंचाते हैं। तो पोलैंड में भी फैक्ट्रीज़ और जितनी बड़ी प्रॉपर्टीज़ थी वो सब गवर्नमेंट के अंडर में थी। एनी टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट यूनियन और ऑर्गेनाइजेशन वाज नॉट अलाउड इन पोलैंड। किसी भी तरह की कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ग्रुप या कोई पार्टी पोलैंड में उस टाइम बनाना इलीगल था, बैन था। लेक वलेशा emerged as a leader and a new trade union, Solidarity, in 1980 was formed and joined by 1 crore member in 1 year।
तो ऐसे में लेक वलेशा जो है एक लीडर बनकर उभरा। उसने एक नई ट्रेड यूनियन सॉलिडारिटी बनाई 1980 में, और धीरे धीरे एक साल के अंदर ही उसमें लगभग 1 करोड़ लोग जुड़ते चले गए। इन दिसंबर 1981 जनरल जारुज़ेल्स्की grew anxious and imposed martial law and took away the freedom to organize, protest and express opinion. जब लेक वलेशा ने कंट्रोल संभाला, हालांकि पहले उनकी पार्टी को इलीगल बना दिया, फिर बाद में जब उन्होंने स्ट्राइक वगैरह की तो गवर्नमेंट ने उनकी बात सुनी और धीरे धीरे कुछ छूट दी गई, जिससे बाद में उनकी अपनी गवर्नमेंट बनी। लेकिन अगले ही साल 1981 में एक जनरल थे मिलिट्री के जारुज़ेल्स्की, वो इस बात से गुस्सा हो गए और उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया और जितनी भी फ्रीडम, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटेस्ट करने की, एक्सप्रेस ओपिनियंस, अपनी बात कहने की थी, वो सब की सब वापस ले ली। In 1988, Solidarity again organized a strike. This time government was weaker, economy declined and support of USSR was uncertain. 1988 में सॉलिडारिटी ने एक बार फिर से स्ट्राइक की। उस टाइम गवर्नमेंट कमज़ोर पड़ी हुई थी, इकनॉमी डाउन थी और यूएसएसआर का जो सपोर्ट था वो अनसर्टेन था कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खुद अपनी परेशानियों में उलझा हुआ था। In April 1989, free elections were held. Solidarity won 99 seats out of 100, and Lech Walesa was elected as president of Poland. तो अप्रैल 1989 में इलेक्शन हुए, सॉलिडारिटी ने 100 में से 99 सीट जीती और लेक वलेशा पोलैंड के प्रेसिडेंट बने। तो आपने देखा कि ये दो जो स्टोरी थी अलग अलग कंट्रीज़ की, एक में गवर्नमेंट थी, फिर वहाँ पर मिलिट्री का रूल हुआ, डिक्टेटरशिप चली और उसके बाद फिर से वहाँ पर डेमोक्रेसी रिस्टोर की गई। यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी थी, लेकिन उसकी जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। अपने सामने किसी को वो कुछ करने की फ्रीडम नहीं देते थे। तो यहाँ पर पब्लिक के सपोर्ट से सॉलिडारिटी फिर से डेमोक्रेसी लाने में कामयाब हुई। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आगे की बात। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा।